कमांडर जुलानी की एयरफोर्स खल्लास। कमांडर जुलानी की नेवल पावर का सफाया। कमांडर जुलानी की ग्राउंड फोर्स 85% क्लीन। इजराइल के बारूदी तूफान में उड़े जुलानी के कट्टर लड़ाके। जुलानी के बाद खामेनेई पर हमला, दहल गए एटमी अड्डे। सीरिया को इजराइल से दुश्मनी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कमांडर जुलानी, एर्दोआन और ईरान को भी यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने लगी है। नेतन्याहू ने हाथ आए मौके को बखूबी भुना लिया है। सीरिया में टेरर ग्रुप पर स्ट्राइक का बहाना बनाकर इजराइल ने दुश्मनों का दम उखाड़ दिया है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं, विध्वंसक होते जा रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने बशर अल असद की बनाई सीरिया फोर्स की टोटल तबाही का सैन्य अभियान चला रखा है। 9 दिसंबर से शुरू हुए सीरियल हवाई हमले में इजराइल ने सीरिया के सभी टेरर ग्रुप को तो जमकर पीटा ही है, साथ ही दुश्मन देश के सैन्य बलों को बर्बाद कर दिया है। कमांडर जुलानी के असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजराइल के हमलों में सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में सीरिया के 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ बन चुके हैं। इजराइल ने सीरिया एयरफोर्स के 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रेडार बर्बाद कर दिए हैं। इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया, सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ाए हैं। इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए। हमलों में इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने सीरिया में अब तक कुल 480 ठिकाने पर बमबारी की है। חמינאי, מנהיג איראן, האשים היום את ישראל בכך שהיא הביאה לנפילת אסד בסוריה. כדאי שיאשים את עצמו על כך שלקח מאות מיליארדי דולרים מכספו של העם האיראני והשקיע אותם בסוריה, בלבנון ובעזה כדי לבנות את זרועות התמנון שהוא עומד בראשם ולנסות להכריע את מדינת ישראל. सीरिया के माउंट हार्मोन से मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे इजराइल की रेंज में पूरा सीरिया आ चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स बिना किसी परेशानी के दुश्मनों के अड्डे पर कहर बनकर टूट पड़ी है। सीरिया के नक्शे पर इजराइल की मौजूदगी कितनी है और उसकी मार कितनी भयानक है, इसे समझिए। 13 दिसंबर के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हल्के रंग में सीरिया के नक्शे पर दिख रहे सबसे बड़े हिस्से पर कमांडर जुलानी के टेरर ग्रुप हयात अल तहरीर का कब्जा है। 9 दिसंबर तक इस हिस्से पर बशर अल असद की हुकूमत चल रही थी। पीले रंग में घिरा इलाका वो है जहां कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यहां कब्जा जमाए हुए है। फिरोजी रंग में दिख रहे इलाके पर तुर्की के समर्थक सीरियन फोर्स ने कब्जा जमा रखा है। हल्के नीले रंग में दिख रहे इस छोटे से हिस्से में गोलान हाइट्स पर इजराइल का बरसों से कब्जा है। वहीं गाढ़े नीले रंग में दिख रहे इलाके को इजराइल ने 10 दिसंबर को कब्जे में लिया है। सीरिया के हालात पहले की तरह हैं। फर्क बस ये आया है कि दमिश्क में बशर की जगह अब कमांडर जुलानी की बादशाहत है। इजराइल के भीषण हमले के बीच कमांडर जुलानी ने सीरिया में गोलीबारी कर जश्न मनाने से अपने लड़ाकों को रोका है। हालांकि जुलानी को अंदाजा नहीं है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट क्या है। أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص وترويع الناس، ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله. एक तरफ कमांडर जुलानी फौजी लिबास उतारकर सीरिया की सत्ता संभालने के सब्जबाग सजा रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू के वॉर प्लान ने ईरान को थर्रा दिया है।
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने पीएम नेतन्याहू को जानकारी दी है कि ईरान के एटमी अड्डे को तबाह करने का यह सबसे अच्छा मौका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने जंगी जेटों से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान के एटमी साइटों को निशाना बनाने की कई वजहें आईडीएफ की तरफ से गिनाई गई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स को ईरान में एयर ऑपरेशन में लेबनान से कोई रोक टोक नहीं करने वाला है। सीरिया की एयर पावर को खत्म करके इजराइल को दूसरा सेफ रूट ईरान को दहलाने का मिल चुका है। हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों का गिरा हुआ मनोबल इजराइल के लिए हमले का बेहतरीन मौका है। सीरिया में तुर्की और ईरान के टक्कर को भी नेतन्याहू के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है। आईडीएफ के एक्शन प्लान की डिटेल मिलने के बाद पीएम नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर तंज कसा है। सीरिया में ईरान समर्थक बशर की हार को नेतन्याहू ने ईरान की शर्मनाक हार बताया है। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. इजराइल ने आज तक जो धमकी दी है वो सच साबित हुई है, चाहे वो हमास के सफाई की हो, चाहे हिजबुल्लाह की बर्बादी की हो, चाहे वो सीरिया के टेरर ग्रुप क्यों ना हो। इजराइल ने जिसे निशाने पर लिया है उसका काम तमाम कर डाला है। ईरान तो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। तमाम फसाद की जड़ को नेतन्याहू उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अगर ईरान की एटमी साइट को इजराइल दहलाएगा तो टॉप पर जो न्यूक्लियर अड्डा है वो है नतांज, जहां ईरान अंधाधुंध यूरेनियम संवर्धन में जुटा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जाता है कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हाल ही में परमाणु समझौते के बाद ईरान ने यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम करने की हामी भरी है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर को 3.67% पर रखने की शर्त मान ली है। अभी ईरान के पास नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन चल रहा है। एटम बम के लिए दूसरी सबसे अहम चीज है सेंट्रीफ्यूज। ईरान के पास 20,000 सेंट्रीफ्यूज होने का अनुमान है। नई डील के बाद ईरान को फोर्डो प्लांट पर किसी तरह के यूरेनियम संवर्धन से रोक दिया गया है, लेकिन खामेनेई के नतांज न्यूक्लियर साइट पर एटमी प्रोग्राम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे तबाह करने के बाद ही इजराइल शांति से बैठ सकेगा। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद एटमी युद्ध का खतरा सभी हदें पार कर सकता है। पश्चिमी देशों ने भी इजराइल के इस प्लान का पहले ही विरोध कर रखा है। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से इजराइल को बचने की नसीहत दी है, मगर यह भी साफ है कि इजराइल कभी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप की बर्बादी इसका प्रमाण है। तो असद सरकार के पतन के बाद सीरिया अब नए गृह युद्ध में फंस गया है। सीरिया में महाशक्तियों ने वर्चस्व की जंग के लिए ताल ठोक दी है, जिसमें एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका तो दूसरी तरफ है नेटो फोर्स का मेंबर तुर्की। यह टकराव एर्दोआन की एक जिद की वजह से तय हो गया है। एर्दोआन ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के टोटल सफाई का ऐलान कर दिया है। कमांडर जुलानी पर बड़ा खतरा। अभी 4 दिन भी नहीं हुए तभी कमांडर जुलानी की कुर्सी हिलने लगी है। कमांडर जुलानी ने असद से तो सत्ता छीन ली, लेकिन जुलानी अब एक नई जंग में पड़ गया है। जुलानी के लिए यह लड़ाई जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद कई कमांडर पैदा हो गए हैं जो जुलानी से बेहद ही ज्यादा खूंखार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया में इलाके के लिए होने वाली यह लड़ाई कुछ ही दिनों में गृह युद्ध में तब्दील हो सकती है, और इसमें अमेरिका से लेकर रूस और तुर्की सब कूदेंगे। अमेरिका पर्दे के पीछे होगा, तुर्की पर्दे के पीछे होगा, रूस पर्दे के पीछे होगा, ईरान पर्दे के पीछे होगा। लड़ेंगे सभी देशों के सीरिया में खड़े किए हुए विद्रोही, और गृह युद्ध बेहद ही खतरनाक होगा।
बेहिसाब खून गिरेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सीरिया को लेकर ये ऐसी भविष्यवाणी है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये होकर ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सीरिया में सभी देशों के अपने अपने स्वार्थ हैं और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद वो स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता है। सीरिया में हालात खराब हो चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री का हवाई जहाज इस वक्त एक्टिव मोड में है। एंटनी ब्लिंकन कभी इस देश कभी उस देश में दौरे पर दौरा कर रहे हैं, हालात संभालने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका असर होगा? सीरिया में 10 जुलानी अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके होंगे। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भी भर दी है। सर्व هرم ما ترسي هنا دولة الترك بالشوازة كي يكسر ما تهديد كي خطري جروبين إيه تقدر جير دورنت ورن حتى هرم دير زوري رقم جبر بيجي جبونك أبا هرمنا بفارزين قال خب فارزين بس كريك جي سوري جي غربي فراتين وجوي فراتين نن هرم ما تش دس ما بكن تش تدبير هي ما بكن। देखिए कि बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में नया झगड़ा क्या है। सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छेड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए और अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच तनाव बढ़ रहा है। एसडीएफ कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। एसएनए तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं जिससे स्थिति बेहद ही बिगड़ चुकी है। सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूदा हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। As the minister said, we're very focused on Syria, very focused on the opportunity that now is before us and before the Syrian people to move from out from under the shackles of Bashar al-Assad to a different and better future for the Syrian people, one that the Syrian people decide for themselves. And we talked about how Turkey, how the United States, how other partners in the region can support those efforts. एसडीएफ और एसएनए के बीच खून खराबे की एक नहीं कई वजहें हैं जिसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, दोनों गुट सीरिया के भविष्य को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। दूसरा, इन दोनों के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक और उनके हित। तीसरी वजह, एसडीए और एसएनए दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्रीय दावे। अब सीरिया के इस नक्शे को देखिए। हल्के रंग में सीरिया के नक्शे पर देख रहे हैं इस सबसे बड़े हिस्से पर एचटीएस कमांडर जुलानी का कब्जा है। पीले रंग में घिरे इलाके पर कुर्द लड़ाकों के एसडीए का कब्जा है। फिरोजी रंग में देख रहे इलाके पर एसएनए का कब्जा है। أكيد من داعش ده خورتر بيه داعش اللي بادية سوري ده خورتر بيه يعني بري جي وشرت بو أنا أول يعني أنا سر عردية أبجور بيدي ترزي ده بسكري خب داعش رنين شر أورتيما ده نينن شافدر الشر ناكن أنا خب شولي ده هنا هرب مجي أوضاني وأنا خورت بني هي بري بيشان روجان لفدر كي نزيكي حسكي سيها ولا ما وكرن يعني شيء تكرن। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विद्रोही महज 11 दिनों में असद को सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रूस में शरण लेनी पड़ेगी। अमेरिकी अधिकारी असद के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। असद के सामने अमेरिका ने जो डील रखी थी उसके मुताबिक सीरिया को हिजबुल्ला और ईरान के संबंधों को तोड़ना था और बदले में अमेरिका सीरिया के विद्रोह को रौंद देता जिससे असद की सत्ता सीरिया पर बनी रहती। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही जुलानी ने दमिश्क फतह कर लिया। इस वक्त सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने हैं और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नाटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। ऐसे हालात में अब देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक सीरिया में डैमेज कंट्रोल कर पाता है।